Good afternoon, everyone. Today is 17th February, and we are back with our regular newspaper analysis. There's a minor change. That means we have improved CNA further. कल हम लोगों ने आपके साथ इंटरेक्शन करने के बाद आपसे जो फीडबैक आए थे उसके साथ और स्टूडेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन हुआ था, वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा प्रीलिम्स पास में आ रही है तो प्रीलिम्स पे ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे. हालांकि मेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशंस करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस जो होगा वो पिछले 10 साल में करंट अफेयर से जिस तरीके के क्वेश्चंस आए उनको कंसिडर करते हुए वी वुड बी मॉडिफाइंग अ पार्ट ऑफ सीएनए एंड along with discussing these 5 articles we will also be discussing 10 MCQs from the newspaper. ठीक है, तो इससे आपका लेट्स से कि अभी कल से ये 10 MCQ का स्टार्ट हुआ है और इसके पहले 5 होते थे, लेकिन अभी अगर आप अगले 3 महीने लेट्स से कि 3.5 महीने भी हम डिस्कस करें तो आपके लगभग 1000 MCQs डिस्कस हो जाएंगे करंट अफेयर से. सो जस्ट इमेजिन कि 1000 MCQs ओनली फ्रॉम करंट अफेयर्स आपका कितना बड़ा एरिया कवर कर लेगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर गेटिंग इम्प्रूव्ड विथ एवरी पासिंग डे. आप इसको देख के, और आज में एक और एडिशन है कि ये 5 हम थरली डिस्कस करेंगे. इसके अलावा देयर विल बी 5 मोर क्विक फैक्ट बेस्ड प्रीलिम्स थिंग्स. ठीक है, सो आज के जो 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तो पहला है पीएम राहत स्कीम. एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च किया एयर इंडिया के थ्रू, ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू. हम उसको डिस्कस करेंगे. फिर दूसरा होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी से बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स. थर्ड जो है वो स्टार्टअप डोमेन से है, और स्पेशली स्टार्टअप में जो फंड्स चाहिए होता है, फंड ऑफ फंड्स, ये हायर फंड्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, फंड ऑफ फंड्स 2.0. थर्ड जो है यो इन्वायरमेंटल साइड से, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो यूएनईपी, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट सेंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड द लास्ट वन इज नया एक ऑल इंडिया सर्विस आ रहा है. जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसे होता है, वैसे ही आईएसएस इंडियन साइंटिफिक सर्विस का प्रपोजल आया, उसको हम डिस्कस करेंगे. वी शैल बी सॉल्विंग एमसीक्यू ऑन ईच वन ऑफ दीज, एंड हम आज पूरा ही 10 के 10 डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज अ क्विक रिमाइंडर. 2 इंपॉर्टेंट बैचेस हैं. पहला जीएस फाउंडेशन बैच है. ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ही स्क्रैच से पढ़ाई करना है, एंड फ्रॉम स्क्रैच यू इंटेंड टू गेट इनटू द फाइनल लिस्ट, फाइनल रैंक अगर आपको लेकर आना है. ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, और आपके चॉइस से आप कोई भी स्लॉट आप चूज कर सकते हो. जनवरी का 27 जनवरी को स्टार्ट हो गया, फेब का अभी इट विल बी स्टार्टिंग रियली सून. For further details, you can contact on the number mentioned here. जो सेकेंड अनाउंसमेंट है, इट इज रिगार्डिंग क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स. जो ये उन बच्चों के लिए है जो इस साल मतलब 2026 में जो प्रीलिम्स देने वाले हैं अभी अगले 3-4 महीने में, उनके लिए है ये. और इसमें अगर आप थोड़ा बहुत पहले खुद से पढ़ रखा है, सेल्फ स्टडी किया हुआ है, या पहले कहीं कोचिंग कर रखा है, तो आप चाहते हो कि अगर आपका 2 से 2-2.5 महीने में पूरा एंटायर सिलेबस सिस्टमेटिकली रिवाइज कर ले, तो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है. इस कोर्स के कुछ इंटीग्रल पार्ट है. फर्स्ट इज 10 स्मार्ट बुक्स जो प्रीलिम स्पेसिफिक है. फिर हर किसी को पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, एंड 15,000 MCQs की टेस्ट सीरीज है, जो इसे व्हाट वी रेफर एज प्रीफिट इनिशिएटिव. उसके बारे में आई विल डिस्कस विथ यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये अभी कब लॉन्च हो गया फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, बट ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच में, दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होगा. उसके डिटेल्स के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ CSAP, एज वेल एज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. क्विकली थर्ड स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग 15,000 MCQ टेस्ट सीरीज. इसका नाम प्रीफिट इको सिस्टम है. इसमें 15,000 MCQs दिए गए, उसमें से 3,000 प्लस MCQ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, जिसमें हम MCQ एलिमिनेशन टेक्निक्स को समझेंगे, सारे एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, सारे MCQs के डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सेकेंड हाफ जो है वो है उसका पेड पार्ट.
जो पेड पार्ट है उसमें 12,000 MCQs है और ये इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ऐसे 30 टेस्ट में डिवाइडेड है। ओके अब ये जो 30 टेस्ट है उसके अलावा यू विल गेट 10 फुल लेंथ टेस्ट, you will have 10 CSAT के टेस्ट and there would be another 10 previous year questions के simulation। तो आपका एक ही सीरीज में सारे के सारे एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स वाला जीएस वाला कंटेंट कवर हो जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्री के जो यूट्यूब वीडियोस है उसका हर लेक्चर पेड कोर्स के हर टेस्ट के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक पर्टिकुलर लेक्चर पर्टिकुलर टेस्ट के साथ कनेक्टेड है, सेम सिलेबस कवर। तो आपका हर टॉपिक से इजी में 125 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मॉडरेट में 125 और डिफिकल्ट में 125। थरली सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये अभी हम लोग जो पीपीटी डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, उसको या प्रीफिट का जो वीडियो है उसको अगर आपको समझना है, उसको अगर आप एक्सेस चाहते हो, पीडीएफ देखना चाहते हो, तो यू कैन डाउनलोड दी CSAP ऐप एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट एक्सेस टू दीज डॉक्यूमेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स राहत स्कीम है। राहत स्कीम जो है इट इज रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। इसका पर्पस ये है कि कई बार रोड एक्सीडेंट में जो लोग मर जाते हैं उनमें से रफली 65% लोग बच सकते हैं अगर उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये टाइमली ट्रीटमेंट कई बार इस वजह से नहीं मिल पाती कि हॉस्पिटल दूर है, और कई बार इस वजह से नहीं मिल पाती कि हॉस्पिटलाइज करने के लिए पैसा नहीं, पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है लेकिन उसमें हॉस्पिटलाइजेशन जो बिल वो फॉर्मेलिटी उसके लिए पैसा नहीं है। तो वो जो गोल्डन आवर होता है उस गोल्डन आवर में पेशेंट्स की लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात को कोर पर रखते हुए राहत स्कीम लाई गई है। इन दिस राहत स्कीम जो एक्सीडेंट विक्टिम जो है उनको they will get immediate treatment up to ₹1.5 lakh, वो भी कैशलेस होगा। It is to ensure that no life is lost due to lack of immediate medical help। पीएम राहत स्कीम, इसका टैगलाइन है लाइफ सेविंग प्रोटेक्शन फॉर एवरी सिंगल सिटीजन। इसके नुआंसेस सब देख लेते हैं है क्या। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैशलेस है, प्लीज फोकस ऑन एवरी वर्ड दैट हाईलाइट। ये एक कैशलेस इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्कीम है। इसमें 1.5 लाख तक का कवरेज किया गया पर विक्टिम, और ये जो 1.5 लाख पर विक्टिम का है इट कवर्स ट्रीटमेंट फॉर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। 7 दिन तक जो भी है उसके बाद में वंस ही हैज रिकवर्ड, वंस ही हैज गॉटन सेंस ऑफ इट, जब वो शांत हो गया, लाइक ही हैज मेड पीस विद हिज रियलिटी, उसके दिन तक वो 7 दिन तक आपको ये 7 दिन का कवरेज कर लेता है। इट इज फोकसिंग ऑन द गोल्डन आवर इंटरवेंशन, दैट इज फर्स्ट क्रिटिकल आवर आफ्टर द एक्सीडेंट और द ट्रॉमा। प्रीलिम से समझते हैं कि गोल्डन आवर होता क्या है। गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? ये पहला 1 आवर आफ्टर ए ट्रॉमेटिक इंजुरी। जिस टाइम इस ट्रॉमेटिक इंजुरी के विद इन 1 आवर अगर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दिया गया तो सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्कस किए, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, 1.5 लाख रुपीस पर विक्टिम फॉर एंड कवर्स इनिशियल 7 days। कुछ और चीजें स्टेबलाइजेशन पीरियड कहता है। जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस होती है उसमें 24 आवर्स का स्टेबलाइजिंग पीरियड होता है, और जो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस होते हैं उसमें 48 आवर्स का लगता है। आपको अगर इफ यू आर यूटिलाइजिंग दिस, any patient who is utilizing it, उनको mandatory confirmation मिल जाएगा within 24 to 48 hours। You don't have to wait for confirmation to get। और इसमें पेमेंट जो है वो within 10 days हो जाएगा after the approval। सिंपल। अब इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखते थे, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। इसमें मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके नितिन गडकरी जी कैबिनेट मिनिस्टर है, वो इन्वॉल्व है। ये पॉलिसी का ओवरसाइट रखेगा और सारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है, EDAR जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, उसको मेंटेन करेगा। फिर
एजेंसी जो इन्वॉल्व है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये क्लेम्स जो रेज होंगे उनको प्रोसेस करेगी थ्रू ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम TMS 2.0। इसमें फंडिंग मैकेनिज्म क्या है? एक फंड रेस किया गया था, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। दिस विल कंट्रीब्यूट टू द खर्चा। जो इंश्योर्ड केसेस है जिसमें इंश्योरेंस ऑलरेडी है उसमें इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स द फंड, टुवर्ड्स द अमाउंट। जो अनइंश्योर्ड है, जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं है या फिर जिसमें हिट एंड रन केसेस इन्वॉल्व है, वहां पे बजटरी सपोर्ट दिया जाएगा, जो नेशनल बजट निकल में होता है उससे निकलेगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, मीनिंग इस पॉलिसी को यूज नहीं किया जाता है, तो उसके लिए भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट के जो मैजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है, दे विल बी सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेफ्टी कमेटी। मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया गया है। फिर जो गुड समारिटेरियन गाइडलाइंस होती है, गुड समारिटेरियन का मतलब होता है वही जो ऐसे सिचुएशन में साइड में प्रेजेंट है लेकिन वो गुड इंटेंशन के साथ उनको मदद करने की कोशिश करता है, जो दे प्रोटेक्ट। बिकॉज कई बार ऐसा है कि आप किसी एक्सीडेंटल पेशेंट को लेकर जाते हो तो पुलिस आप ही को पकड़ लेती है कि आप ही ने तो नहीं एक्सीडेंट किया। सो गुड समारिटन गाइडलाइंस की जरूरत है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बाय स्टैंडर्ड्स हु हैव असिस्टेड इन एक्सीडेंट विक्टिम। 112 को ये 112 हैज बीन गिवन एज द इमरजेंसी हेल्पलाइन। अब इसमें यूपीएससी हो या एपीएससी हो, आपको प्रीलिम्स में कहां फंसा सकती है? पीएम राहत जो है ये कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। लॉन्ग टर्म वाली कौन सी है? आयुष्मान भारत है। ये इमीडिएटली एक्सीडेंटल ट्रॉमा लाइक सिचुएशन के लिए 7 दिन के लिए स्कीम है, ठीक है। दूसरा, ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए है। ट्रेन एक्सीडेंट या कोई और अदर एक्सीडेंट किसी और के नहीं, सिर्फ रोड एक्सीडेंट के लिए। और ये जो फंड किया गया है, इट इज फंडेड टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, नॉट द जनरल हेल्थ बजट ऑफ government alone. Let's try and solve these two MCQs. First, with reference to PM Rahat scheme, consider the following statement. It provides cashless treatment up to 1.5 lakh for road accidents victim. Correct? It covers hospitalization expenses for an unlimited duration. एक तो unlimited duration, ये इतना extreme statement दे दिया तो यही पे incorrect हो जाता है। Actual answer is मतलब कितने दिन के लिए? 7 days. It is funded through motor vehicle accident fund. Correct. So answer is 1 and 3. Just a quick reminder, फंड यहां से दिया जाएगा। अगर कोई इंश्योरेंस जिसका ऑलरेडी इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी उसका फंड देगी, और जो इंश्योरेंस नहीं है जिसमें हिट एंड रन केस इन्वॉल्व है वहां पर इस फंड को असिस्ट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट बजट। क्वेश्चन नंबर 2, the motor vehicle accident fund is associated with which of the following? National Highway Development Project, compensation and treatment of road accident victims, urban transport infrastructure, or insurance regulation reforms? आंसर क्या है? Compensation and treatment of road accident victims. Let's jump on to the second article. Second article जो है that is regarding bio-based chemicals and enzymes. अब इसका कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है इन बायो बेस्ड केमिकल्स को और एंजाइम्स को अंडर द BTS, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका बायो E3 पॉलिसी है। इस पॉलिसी का नाम क्या है? बायो E3 पॉलिसी। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स। ये जो इमेज है ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पर ही बायोकेमिकल्स PIB के साथ में जो डिस्कशन होता है उसी में ये दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। बायोकेमिकल्स एज नेम सजेस्ट, बायोकेमिकल्स क्या होंगे? जो केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो बायोलॉजिकल सोर्स से बनता है। What are biochemicals?
these are industrial chemicals and these are derived from the renewable biological feedstocks. Don't forget, they are not only based on biological feedstock but they are based on renewable biological feedstocks. तो ये क्या क्या हो सकता है, मतलब बायोलॉजिकल फीडस्टॉक में क्या हो सकता है, शुगर केन भी हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, या एग्रीकल्चर में जो बचा कुचा होता है रेसिड्यूज वो हो सकता है. इनको बनाया जाता है प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन से, या जो माइक्रोबियल प्रोसेस है उससे, या फिर कोई एंजाइमेटिक कन्वर्जन यूज करके वी कैन प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स. ये एक बायो इकोनॉमी का जो लार्जर फ्रेमवर्क है उसका एक छोटा हिस्सा है. अब एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं कैटलिस्ट जो प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं. तो जो भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है उन्हें कहा जाता है एंजाइम. और मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के फॉर्मेट में होते हैं. सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं होते बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. काम क्या करेंगे? ऑब्वियसली दे विल स्पीड अप द रिएक्शन रेट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड. और ये एंजाइम जो है दीज आर प्रोड्यूस्ड थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. इंडस्ट्रियल स्केल, बहुत बड़े बड़े स्केल जो प्रोसेस होते हैं वहां पर इनको यूज किया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग. अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये समझते हैं कि बायो बेस्ड केमिकल्स वर्सेस पेट्रोकेमिकल्स, इसमें डिफरेंस क्या है. बायो बेस्ड जो है दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास, जैसे हमने देखा शुगर केन, मोलास या कॉर्न या फार्म रेसिड्यू, इनसे बनता है. whereas जो पेट्रोकेमिकल है these are derived from the fossil hydrocarbons, क्रूड ऑयल से निकलता है. इनका प्रोडक्शन मेथड बायोकेमिकल्स का एक है फर्मेंटेशन, दूसरा है एंजाइमेटिक कन्वर्शन और तीसरा है माइक्रोबियल बायो प्रोसेसिंग. इसके फीचर क्या है? एक, अगेन जो बेस है वो रिन्यूएबल फीडस्टॉक का है, सो ये सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा, इससे एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट बहुत कम होगा. इसका फुटप्रिंट जो है कार्बन का दैट इज लोअर, देन इट ऑपरेट्स एट लोअर टेम्परेचर एंड रिक्वायर्स लेसर प्रेशर फॉर बर्निंग. तो आपका जो मैकेनाइजेशन का जो इंपैक्ट है, मैकेनाइजेशन कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी. एंड दीज आर ऑफन बायोडिग्रेडेबल्स. इट हैज हाई सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. ये बहुत ज्यादा टेक्निकल, इसको आप अभी ना समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कहा, एक ऑर्गेनिक एसिड्स जो बनते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड हुआ, या जो बायो अल्कोहल्स बनता है, सॉल्वेंट बनता है, वहां पे इनका यूज होता है. जो एफएआईज होते हैं, एफएआईज का पीएआईज मतलब फार्मास्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उनमें यूज होता है. फिर फूड प्रोसेसिंग में मतलब ब्रूइंग हुआ, डेयरी हुआ, बायोफ्यूल्स हुआ, इन सब जगहों पे सस्टेनेबल प्लास्टिक्स हुआ, यहाँ पर बायो केमिकल्स का यूज होता है. कुछ लिंकेज, बायो इकोनॉमी मतलब यहां से रिलेटेड है. बायो इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक बायोटेक्नोलॉजी. फिर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से? क्विक रिवीजन, इट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस कन्वर्टिंग शुगर्स इनटू एसिड्स और गैसेस और अल्कोहल यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैटलिस्ट होते क्या है. अब प्रीलिम्स में आपको कहां फंसा सकता है? एंजाइम्स जो है दीज आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो एंजाइम्स को ट्रिक करके ऑर्गेनिजम्स कह सकता है. जो भी सारे बायो बेस्ड केमिकल्स है दे डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम बायोडिग्रेडेबल. सम ऑफ देम मे नॉट बी बायोडिग्रेडेबल. जो फर्मेंटेशन है इट डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस अल्कोहल, इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एज वेल, और अदर कंपाउंड भी बना सकता है. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार अल्कोहल ही प्रोड्यूस करेगा. और अगर कोई बायो बेस्ड केमिकल है इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दीज आर केमिकल फ्री, दे कैन स्टिल कंटेन केमिकल कंपोनेंट. MCQ 1, with reference to bio based chemicals consider the following statements. They are derived from renewable biological feedstock. Correct. They are always completely biodegradable. Always भी और completely भी, ये दोनों भी extreme words है तो second statement eliminate हो जाएगा. They are generally associated with lower greenhouse gas emissions.
तो हम लोग तो ये देख चुके हैं इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है. सो आंसर विल बी ए 1 and 3. MCQ 2, एंजाइम्स जो है दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. जो एंजाइम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स that multiply during reaction, chemical reagents consumed during reactions, C, biological catalyst that speed up the reaction without being consumed. इसमें दो critical word है, ये catalyst है which speed up the reaction and without being consumed. So answer is C. Enzymes वो biological catalyst है जो reaction को speed up कर देता है और वो खुद consume नहीं हो जाता. ठीक है, you can read the details on this slide. Let's move on to the third article. Third article जो है it is about startup fund of funds. गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है जो स्टार्टअप इंडिया फंड है. स्टार्टअप जो अपना इनिशिएटिव रहा है उसका भी फंड ऑफ फंड्स. फंड ऑफ फंड्स को क्या कहा जाता है? फंड ऑफ फंड्स का मतलब होता क्या है कि आपको कोई ऑलरेडी फंड दे चुके हैं, उस फंड को भी फंड करने के लिए यू नीड अनदर फंड. तो पहले भी इंडिया के पास फंड ऑफ फंड्स था स्टार्टअप के लिए, अब उसका सेकंड वर्जन आ चुका है. नाउ गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फंड विद 10,000 रुपीज करोड़ कॉर्पस. एंड ये जो फंड है इट विल बी इन्वेस्टेड इन सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. AIF आपका बेसिक इकोनॉमिक्स अगर अच्छा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बहुत सिंपल चीज है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में. और जो AIF है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इन टर्न नाउ दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. इनडायरेक्ट तरीके से घूम के जाता है ये फंड ऑफ फंड्स है. इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट आपको जो ध्यान में रखना है कि इट डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन एनी स्टार्टअप्स. इट बिल्ड्स ऑन फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स. FF 1.0 जो था जो 2016 में लॉन्च हुआ था उसके बेसिस पर ये 2.0 आया हुआ है 10 साल बाद. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्रिटिकल है? एक तो फंड का अमाउंट कितना है 10,000 करोड़. ये 2026 में होगा. पहला वाला जो आया था वो 2016 में आया था. आइडिया क्या है कि गवर्नमेंट का जो फंड है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में जाएगा और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो स्टार्टअप्स को फंड करेंगे. आपका ट्रैप ये हो सकता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड्स इन स्टार्टअप्स. नो, इट डज नॉट. फोकस एरिया उन्होंने कौन से लिए हुए हैं? पहला लिया हुआ है डीप टेक का, फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है. जो स्टार्टअप 2000 का मतलब फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप था उसका भी अमाउंट कितना था? कमिटेड 10,000 करोड़ था. उसमें उन्होंने 145 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को सपोर्ट किया था एंड देन इट इवेंचुअली लेड टू लगभग 1400 स्टार्टअप्स. अब ये जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है इसके कुछ लिंकेज देता है. ये जो AIF होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इनका बेस समझिए. इनको मैनेज करता है या रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा. और ये इट पूल्स कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स इन स्मॉल मार्जिनल SME सेक्टर एंड बाकी के सेक्टर. जो वेंचर कैपिटल क्या है? ये एक छोटा सा टर्म है. वेंचर कैपिटल होता है जो हाई रिस्क कैपिटल होता है विच इज इन्वेस्टेड इन अर्ली स्टेज कंपनीज. वेंचर कैपिटलिस्ट ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो इन्वेस्ट करता है. प्रीलिम्स में कहाँ ट्रैप किया जा सकता है? एक, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि ये डायरेक्टली फंड नहीं करता है फाइनेंसेस को. ऑल्सो इट इज नॉट अ ग्रांट स्कीम. ग्रांट स्कीम में पैसे दिए जाते हैं, वापस नहीं लिए जाता है. बट ये कैपिटल है जो वापस लिया जाएगा, इक्विटी बेस्ड कैपिटल है. अगेन ट्रैप. जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है दीज आर रेगुलेटेड बाय CB एंड नॉट बाय RBI. जो गवर्नमेंट का कॉर्पस है उसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है. इट डज नॉट मीन कि टोटल इतना मोबिलाइज किया गया है फंड को. इट इज जस्ट द एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट MCQ, with reference to Startup India Fund of Funds 2.0, consider the following statements. It directly provides grants to startup. अभी हम इसको 3 बार रिवाइज कर चुके हैं तो स्टेटमेंट 1 is wrong.
It invests in SEBI registered alternative investment funds. Correct. So 1 wrong है, 2 correct है, तो आपके पास ऑप्शन कितना बचा? सिर्फ A. थर्ड स्टेटमेंट फिर भी देख लेते हैं. It aims to mobilize domestic venture capital for startups. Correct. So answer is 2 and 3 only. Alternative investment funds जो in India are regulated by RBI, SEBI, Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs और National Company Law Tribunal. अभी आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे बिटवीन A, B, C. करेक्ट आंसर इज B. सिक्योरिटीज SEBI करता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ये है UNEP का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है उसका फाइनेंस इनिशिएटिव इम्पैक्ट सेंटर. इसका पर्पस क्या है? जो SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं उसको कंसोलिडेट करना एंड जो उसका इम्पैक्ट है उसको मैनेज करना, स्पेशली विद इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके. ये जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इनिशिएटिव इम्पैक्ट सेंटर जो है, इट इज ये इंटेंशनली ये इमेज सामने रखी सो दैट यू रिमेंबर कि ये UNEP का है. IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं. फाइनेंस देख के आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद IMF और वर्ल्ड बैंक और UNDP. इट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का है. क्या है ये? ये एक स्पेशलाइज सेंटर है UNEP के फाइनेंस इनिशिएटिव. अगेन जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि इम्पैक्ट मैनेजमेंट को वो चेक करता है, स्पेशली इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इट एक्चुअली अलाइंस जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज होते हैं विथ द सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स. ये बिल्ड किया गया है पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंस इंट्रोड्यूस, मतलब एक PIF पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंस जो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसके ऊपर ये बना है इम्पैक्ट सेंटर. ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर है उसका और UNEP का एक कंबाइंड जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप है, और ये फोकस करता है सस्टेनेबल फाइनेंसेस पर क्लाइमेट के साथ अलाइन करके. इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNEP, फोकस एरिया सस्टेनेबल फाइनेंसेस, और इसका प्रीवियस वर्जन जो था 2017 वाला वो था पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंसेस, मीनिंग द फाइनेंसेस दैट डिलीवर मेजरेबल पॉजिटिव एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, नॉट ओनली एनवायरमेंटल बट ऑल्सो सोशल इम्पैक्ट. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम देख लेते हैं. एक 5 वर्क स्ट्रीम है इसमें. इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट मेथोडोलॉजीज है, फिर इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन सस्टेनेबल फ्रेमवर्क्स है, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट है, एडवाइजरी सर्विसेज है एंड कंसेंसस बिल्डिंग अमंग फाइनेंशियल एक्टर्स. इतना डिटेल में आपको याद रखने की समझने की जरूरत नहीं, जस्ट समझिए कि ये बहुत अच्छा फाइनेंशियल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट इन एनवायरमेंटल सेक्टर का असेसमेंट का प्रोग्राम है. कुछ UNEP के बारे में समझ लेते हैं. यूनाइटेड, ये जस्ट अ क्विक रिवीजन. UNEP जो है वो 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. इसी UNEP का हेडक्वार्टर्स नैरोबी केनिया में. SDG के बारे में रेफरेंस आया था SDG को देखने के लिए. यस, SDG जो है वो 2015 में स्टार्ट हुए आफ्टर MDG मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल्स के बाद आए थे. देयर आर टोटल 17 गोल्स और ये पूरा UN फ्रेमवर्क के अंदर है. ENG क्या है? ESG का मतलब फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया, जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है. मतलब अगर आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस क्राइटेरिया के ऊपर करोगे, वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होगा, उसमें एनवायरमेंटल देखा जाएगा, सोशल देखा जाएगा और गवर्नेंस का क्राइटेरिया देखा जाएगा. अब प्रीलिम्स में कहाँ आपको ट्रैप कर सकते हैं, ये ट्रैप को समझिए. जो UNEP का FI है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट सेंटर, इट इज नॉट ए फंडिंग एजेंसी. ये सिर्फ एक पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है, और जो ये किसी भी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करता. इट डज नॉट फाइनेंस डायरेक्टली टू एनी प्रोजेक्ट. ये UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी में है, ना कि जिनेवा या न्यूयॉर्क, क्योंकि बाकी के सारे UN जो है उसके हेडक्वार्टर आइदर यूरोप में है या US में है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट UNEP की इकलौती इंपॉर्टेंट बॉडी जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो अफ्रीका में है. MCQ पहला, with reference to UNEP finance initiative, consider the following statement. It is a partnership between UNEP and financial institutions.
correct. Statement 1 is correct. It directly provides loan to developing countries. Directly, no, it's not a financial agency. So statement 2 is wrong. 1 is correct, 2 is wrong. 2 गया, यहाँ पे 2 गया. It promotes alignment of financial system with sustainable development goals. Correct. So answer is 1 and 3. Question number 2. UNEP was established following which conference? The Stockholm Conference of 1972. ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाली प्रॉब्ली वन ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी. इसलिए जैसे इंदिरा गांधी इस कॉन्फ्रेंस से पीछे वापस इंडिया आई तो इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट अमेंड होना शुरू हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, सारे एक्ट इसके बाद आना शुरू हो गए. लास्ट आर्टिकल, ऑन द लाइंस of IAS or IPS और IFS ऑल इंडिया सर्विस प्रपोज की गई है फॉर ISS इंडियन साइंटिफिक सर्विस. इसको प्रपोज किया गया है. Why? Because it emphasizes the need for a specialized cadre to manage deep tech and AI driven governance. बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है ये. अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो यू कैन सी कि फ्यूचर का जो ब्यूरोक्रेसी है दैट विल अंडरगो सब्सटैंशियल चेंज. पर्पस क्या है इसका? टू इंटीग्रेट साइंटिफिक एक्सपर्टीज इनटू पॉलिसी मेकिंग. ये IAS जो जनरलिस्ट कार्डर होता है या फिर IPS या बाकी सर्विसेज जनरलिस्ट कार्डर होता है, तो ये उल्टा होगा, ये बिल्कुल ही स्पेशलाइज सर्विस होगी एंड इट विल ऑपरेट अंडर द सेपरेट सर्विस रूल्स, नॉट जनरल सर्विस रूल जो बाकी के लिए है, टू प्रायोरिटाइज साइंटिफिक इंटीग्रिटी. प्लीज रिमेंबर इट इज जस्ट अ प्रपोजल. अभी तक ना एक्सेप्ट हुआ है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस हुआ है, ना स्टैट्यूटरी सर्विस. ये सिर्फ अभी डिस्कशन में आया है. कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जो था रिसेंट वाला, उसमें इंडिया का रैंक 38 है. जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D है इंडिया का वो अराउंड 0.64% है, नॉट इवन 1%. अप्रोक्सीमेटली 4% साउथ कोरिया का या US का है. और जो सिविल सर्विसेज का कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, दैट इज इन गवर्न अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर 1964 का है वो. साइंटिफिक डोमेन में वी हैव नेशनल क्वांटम मिशन, we have India AI mission and we also have technology readiness level. TRL 1 जो है मतलब वो 1 to 3 जो है वो बेसिक रिसर्च के बारे में बात करता है और TRL 7 to 9 जो है वो मार्केट रेडी डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करता है. ये सिर्फ आपको पता हो उतना सफिशिएंट है, आपको याद नहीं रखना. जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको आर्टिकल 312 के अंदर देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. इसमें 3 ही सर्विसेज है, IAS, IPS एंड IFS. IFS स्टैंड्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. लबासना में इनका ट्रेनिंग होता है. और GERD जो है मतलब ग्रॉस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये मेजर करता है टोटल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, टोटल, नॉट जस्ट गवर्नमेंट. जो भी प्राइवेट भी होगा वो उसको भी काउंट करेगा. ट्रैप क्या है? ISS अभी है क्या? नहीं, आर्टिकल 312 के अंदर नहीं है. GRD जो है that refers to the percentage share of the GDP spent on R&D, not the patent count or the investment in patent. जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये ट्रैप हो सकता है. इट इज पब्लिश्ड बाय द WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड नॉट बाय द IMF और वर्ल्ड बैंक. MCQ 1. With reference to all India services in India, consider the following statements. They are created under Article 312 of the Constitution. Correct. The Indian Forest Service is an all India service. Correct. The Indian Scientific Service is currently recognized as all India service. No, it is just a proposal. The answer would be 1 and 2 only. Question number 2. Gross expenditure on R&D, GERD, as a percentage of GDP indicates total patent granted in a country. No. Share of national income spent on imports. No. Total domestic spending on research and development. Yes.
C is the answer. ये जस्ट क्विक फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए. बॉन्डेड लेबर, ये आपको मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब CSCP का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा. इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इंडियन ओशन डॉक्ट्रिन है, सागर के बाद कैसे कैसे हुआ है, फिर इंडिया और सेचल्स के रिलेशंस, और जो कोलंबो में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ श्रीलंका में उसके बारे में है. ये आज के सारे जो इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर है उसमें रैपिड ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या क्या रहे उसके बारे में है. एंड ऑल्सो लेबलिंग ऑफ फोटो रियलिस्टिक AI IT रूल्स अमेंडमेंट जो हम लोगों ने CNA में डिटेल में डिस्कस किया था उसके बारे में. ये स्मार्ट बुक्स है जो अब एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. अब मुझे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको ये जो चेंज्ड वेरिएशन है वो कैसा लग रहा है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज डू लेट अस नो. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू include those and make it even better for your studies.